तो आओ स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एकदम प्रैक्टिकल चैप्टर है। रियल लाइफ में इसके आपको हजारों एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। धीरे धीरे आप लोग जैसे जैसे आप लोग तो नीट के स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो जैसे अपने कॉलेज में पहुंचते हैं तो इसकी लैब्स होती हैं, सेमीकंडक्टर लैब्स होती हैं जहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हैं जितने भी आपने फंक्शन सीखे होते हैं बचपन से सेमीकंडक्टर्स के बारे में, वो सबको आप परफॉर्म करके देख सकते हैं। आपके लिए तो बस थ्योरेटिकल नॉलेज रह जाएगी, बट आई होप कि कहीं ना कहीं आप लोग अपने स्कूल के या फ्यूचर नीट के जो कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें लैब्स में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे ही, कहीं ना कहीं आप लोग इससे इंटरेक्ट करेंगे ही। तो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल चैप्टर है, एकदम ऐसा नहीं है कि जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक एटम्स और न्यूक्लियाई की कुछ दिखता ही नहीं है सामने, फील नहीं हो पाता है चीजें। तो ये सब कुछ हार्डवेयर का काम है, ये सब कुछ दिखता है। ठीक है, तो द फर्स्ट सॉरी द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन प्लस डायनामिक्स व्हिच मींस द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के डायनेमिक्स के बारे में पढ़ता है। डायनेमिक्स आप लोग जानते हैं, मोशन से रिलेटेड जो चीजें होती है उसको हम लोग डायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन से जो रिलेटेड चीजें होती हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं। This field of science deals with electronic devices and their utilization. An electronic device is a device in which conduction takes place by the movement of electron through a vacuum, a gas or a semiconductor. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती हैं? उनमें कंडक्शन का काम होता है, मतलब कि वो चार्जेस को कंडक्ट करती हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। और ये कैसे होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक्स को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के टर्म्स में करते हैं, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मोशन से रिलेटेड चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, अब सम फेमिलियर डिवाइसेज आर, कुछ फेमिलियर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, ये सब हमारे कॉमनली यूज डिवाइसेज हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा या सुन रखा होगा एम्पलीफायर क्या होता है, रेक्टिफायर्स क्या होते हैं। रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा होता है। करंट हमारे दो तरीके के होते हैं, ट्वेल्थ के पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एसी को डीसी में कन्वर्ट करना वो रेक्टिफायर करता है। एम्पलीफायर साउंड्स में काम करते हैं, लो और हाई एम्पलीट्यूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिमिलरली ऑसिलेटर्स होते हैं। तो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं हमारी। ठीक है, अब आते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी के पास। ठीक है, एनर्जी बैंड थ्योरी क्या कहती है? देखो, जो मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, सॉरी जो एटम है, वो जब इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है ना, तो हम लोग उसकी एनर्जी लेवल्स को डिफाइन कर सकते हैं, जो हम लोगों ने अब तक किया था कि अगर ये मेरा एक सिंगल एटम है तो इसके लिए हम कहते थे कि इसकी बहुत सारी एनर्जी लेवल होगी। एन इज इक्वल टू 1 2 3 4, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4, ऐसी इसकी इंडिविजुअल एनर्जी लेवल्स होती हैं। पर ये क्या है? ये एक इंडिविजुअल एटम है, इंडिविजुअल एटम। अगर यही एटम ग्रुप में एग्जिस्ट करे एक सॉलिड के फॉर्म में, तो वो कैसे करेगा? सॉलिड क्या होती है? कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं हमारे सारे एटम्स। अब बताओ, अगर ये ऐसा एक सॉलिड मटेरियल है जिसमें बहुत सारे एटम्स कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, तो क्या हम लोग इसमें इंडिविजुअल एनर्जी लेवल्स को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। इंडिविजुअल एनर्जी लेवल को नहीं देख सकते हैं, इस कारण से हम लोगों ने एक नई चीज को इंट्रोड्यूस किया जिसको कि हमने नाम दिया एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स। अब एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल एनर्जी के लिए लेवल्स होते थे, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, सॉरी इंडिविजुअल एटम्स के लिए एनर्जी लेवल्स होते थे, और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स के लिए बैंड्स होते हैं। मतलब कि एक बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, फिर उसके बाद उसको एक लेवल नाम दिया गया। ठीक है, फिर इसके ऊपर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको एक अलग नाम दिया गया। सपोज करो ये मेरा एक लेवल है, इसमें बहुत सारे एटम्स रखे हुए हैं मैंने, इसको मैंने एक बैंड कहा। फिर इससे हाइयर एनर्जी पे एक और ऐसा लेवल है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये हम लोग कॉम्बिनेशन पे बात कर रहे होते थे। ये हमारा सिंगल एटम के लिए था, ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स के लिए बात कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग एनर्जी बैंड्स कहते हैं। अब पॉलीज जो थे, पॉली हमारे साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने अपने एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेसिस पे आपको ये बताया था सिंगुलर एटम के बारे में कि सिंगुलर एटम का जो एनर्जी लेवल होगा वो कैसा रहा होगा। ठीक है, ये देखो, ये मेरा सिलिकॉन का एक एटम है। सिलिकॉन के एटम के लिए क्या है? एन इक्वल टू 1 2 3 4 सब डिफाइंड है एनर्जी लेवल्स। पर जो सिलिकॉन मटेरियल है, फिर जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है, क्रिस्टल मतलब जिसमें बहुत सारे एटम होंगे, उसकी एनर्जी बैंड लेवल ऐसी होती है। ये सीबी और वीबी क्या है? कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, और ये डेल्टा ईजी क्या है? इसको हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इन एन आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन शार्पली डिफाइंड एनर्जी लेवल्स, बट इन सॉलिड्स atoms are very close to each other, वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो बिकॉज ऑफ देयर इंटरेक्शंस ईच इलेक्ट्रॉन डजंट हैव फिक्स्ड एनर्जी। ठीक है, जो हमने बात करी कि जब
क्लोजली अटैच होते हैं, तो जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास कोई फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स नहीं होती है, इसलिए हम लोग कॉम्बिनेशन में बात कर रहे होते हैं इनके लिए। आइए, ऐसा डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन अ सर्टेन रेंज कॉल्ड एनर्जी बैंड। ठीक है, तो हम लोग एक कॉम्बिनेशन लेते हैं कुछ रेंज का, उसको एनर्जी बैंड कहते हैं। बैंड के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं और उन एटम्स के लिए हम लोग एनर्जी लेवल्स को डिफाइन करते हैं। तो सिंगुलर के लिए नहीं करते हैं, एक ग्रुप के लिए कर रहे होते हैं। A number of energy levels in a band depends upon the number of interacting atoms. अब एक बैंड में कितने एनर्जी लेवल होंगे वो डिपेंड करता है कि कितने इंटरैक्टिंग एटम्स होंगे, कितने जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतने ज्यादा एनर्जी लेवल्स होंगे उस चीज में। ठीक है, अब देखो दो तरीके के बैंड हम लोग हमेशा यूज कर रहे होते हैं। जो हमारा एनर्जी लेवल्स होता है उसमें दो तरीके के ही मेन बैंड्स होते हैं। वो क्या होते हैं? वैलेंस बैंड एंड द एनर्जी बैंड इंक्लूडिंग कंडक्टिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस बैंड कहते हैं, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड में हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि तैयार है कंडक्शन के लिए उसको नाम दे दिया गया कंडक्शन बैंड। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर पे नाम दिया गया है। जो वैलेंस है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैंड में जाएगा, जो कंडक्टिंग है जो फ्री है वो कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो इजी टू रिमेंबर है ये चीज। फिर आती है बैंड गैप और फॉरबिडन एनर्जी गैप, FEG। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में यही पूछता है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप FEG क्या है, या जो डेल्टा EG क्या है। इसको डेल्टा EG से डिनोट कर रहे होते हैं हमारे फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये क्या होता है? देखो सिंगुलर एटम के केस में जब हमको निकालना होता था कि जो 1 मेरा लोअर स्टेट है और जो 2 मेरा हाइयर स्टेट है, इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, तो हम कैसे निकालते थे? डेल्टा ई को क्या लिखते थे हम लोग? डेल्टा ई को लिखते थे E1 माइनस E2। ठीक है, सॉरी E2 माइनस E1 लिखते थे, सॉरी माई मिस्टेक। E2 माइनस E1, ये हायर एनर्जी लेवल, ये लोअर एनर्जी लेवल। यही सेम चीज यहाँ होती है। ये बैंड की एनर्जी डिफरेंस को बताता है। तो देखो यहाँ पे मेरा कंडक्शन बैंड है जो एक हायर बैंड है, और जो वैलेंस बैंड है वो एक लोअर बैंड है। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है ना, उसी को बैंड गैप कहते हैं या फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। उसको डेल्टा EG से डिनोट करते हैं। तो हमारा डेल्टा EG क्या हो जाएगा? ये ग्राफ याद रखना, ये ग्राफ टेबल एग्जाम में पूछ सकता है। ये हमारा एनर्जी का लेवल है, ये आपका एनर्जी लेवल है जो ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा होता है नीचे में वैलेंस बैंड जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये है हमारा कंडक्शन बैंड जिसमें कि कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसको डेल्टा EG कहते हैं, बैंड गैप या फॉरबिडन गैप। तो डेल्टा EG हमारा क्या हो जाएगा बताओ? ये जो कंडक्शन बैंड है इसका जो लोअर पार्ट है, और जो ये वैलेंस बैंड है इसका जो अपर पार्ट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा ये जो लोअर पार्ट है इस कंडक्शन बैंड का, और ये जो वैलेंस बैंड का अपर पार्ट है, एक्चुअल में इन दोनों पार्ट के ही ना बीच का डिफरेंस है। तो यही होता है। तो डेल्टा EG को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कंडक्शन बैंड का जो लो पार्ट है माइनस वैलेंस बैंड का जो हाई पार्ट है। ठीक है, कंडक्शन बैंड का जो मिनिमम है ये वाला पार्ट, और जो वैलेंस बैंड का मैक्सिमम है ये वाला पार्ट। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा EG, बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या होता है बैंड गैप के अंदर। तो पहली पॉइंट तो क्लियर है कि इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी गैप है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन दिस गैप। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप क्यों कहते हैं। ये बोर्ड्स में भी आपके 1 मार्क्स में आ सकता है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप इसको क्यों कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये इलेक्ट्रॉन फॉरबिडन होता है इसलिए इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। उस पार्ट में कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है हमारा। तीसरा पॉइंट है हमारा विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। अलग अलग सब्सटेंस के लिए जो आपकी एनर्जी लेवल होती है वो अलग अलग होती है। ये सेम चीज आपने पढ़ रखा है सिंगुलर एटम के केस में कि हमारा जो एनर्जी का डिफरेंस होता था वो किस पे डिपेंड करता था? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जहां पे जेड और एन क्या होता था? हमारा एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ वो क्या एन होता था हमारा नंबर ऑफ लेवल्स होता था, और जेड हमारा एटॉमिक नंबर होता था। तो सिमिलरली यहाँ पर भी है, अलग अलग सब्सटेंस के लिए उनके कंडक्शन बैंड की वैल्यू अलग होगी,
वैलेंस बैंड की वैल्यू अलग होगी और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी अलग होगा। तो अलग अलग सब्सटेंस के लिए जो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस है वो हमेशा अलग अलग रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, विड्थ इज मोर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अटैच्ड विथ न्यूक्लियस। अब समझ लो कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है उसका जो विड है ना वो ज्यादा है, मतलब कि वो थोड़ा चौड़ा है। इसका क्या सेंस होगा कि जो मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो अपने न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अटैच्ड है। ये क्यों होता है देखो, अगर सपोज करो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे कुछ कम इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके यहाँ बना देता हूँ। ये देखो, ये मेरा कंडक्शन बैंड है, ये मेरा वैलेंस बैंड है। अब सपोज करो कि मेरा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है उसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन पे फोकस कर रहा हूँ। ये मेरा है डेल्टा Eg। अब अगर मेरे इलेक्ट्रॉन को, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जंप करना है इस वैलेंस बैंड से इस कंडक्शन बैंड में, यहां से यहां इसको जंप करना है, रिलेट करना जो आप लोगों ने एटम में, सिंगुलर एटम के केस में पढ़ रखा है। अगर इसको यहां से यहां जंप करना है तो इसको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, इतनी एनर्जी। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को, Vb के इलेक्ट्रॉन को अगर मैं डेल्टा Eg दे दूं तो ये कहां पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। अब अगर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसका क्या मतलब है कि बहुत सारी एनर्जी हमको देनी पड़ रही है। अगर डेल्टा Eg की वैल्यू मेरी ज्यादा है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि मुझे इस इलेक्ट्रॉन को, जो ये जंपिंग का प्रोसेस है, ये यहां से यहां जंप कराने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने न्यूक्लियस से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। जितना ज्यादा न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा उतनी ज्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी उसको न्यूक्लियस से छुड़ा करके कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। तो बस वही चीज वो कह रही है कि जितनी ज्यादा उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी इस फॉरबिडन गैप की, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो मेरा है वो अट्रैक्टेड है अपने न्यूक्लियस से। जितनी ज्यादा विड्थ उतनी ज्यादा Eg की वैल्यू, जितनी ज्यादा Eg की वैल्यू उतनी ज्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को हमको एनर्जी देनी पड़ रही है उसका ये मतलब कि उतना ज्यादा वो अट्रैक्टेड है अपने न्यूक्लियस से। वाइस वर्सा में देखोगे, अगर बहुत कमजोरली अट्रैक्टेड है, अब बहुत कमजोरली अट्रैक्टेड है अपने न्यूक्लियस से, थोड़ी सी एनर्जी देंगे न्यूक्लियस को छोड़ देगा। थोड़ी सी एनर्जी देने का मतलब डेल्टा Eg की वैल्यू कम है, डेल्टा Eg की वैल्यू कम है मतलब जो विड्थ है, जो सेपरेशन है इन दोनों के बीच का, वो क्या है, वो स्मॉल है आपका। इसको रिलेट कर सकते हो कि जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, अगर कोई बच्चा अपने घर में 3-4 साल जो रहा है वो अपनी मम्मी से बहुत अटैच्ड है, दिन भर मम्मी के साथ ही रहता है, तो क्या होगा कि उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको स्कूल तक ले जाने के लिए, वो बार बार भाग के मम्मी के पास आ जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो दिन भर बाहर खेलता था, 3-4 साल उम्र तक घर पे भी रहता था पर बाहर भी खेलता, सबके पास जाता था, उसको कंपेरेटिवली आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी स्कूल तक ले जाने के लिए। तो ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, और ये आपको वो एनर्जी है जो बच्चे को देनी है स्कूल तक ले जाने के लिए। जितना ज्यादा घर से अटैच्ड होगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियस से अटैच्ड है इलेक्ट्रॉन, उतनी ज्यादा उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। आई होप ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों के लिए। तो ये हो गया हमारा विड्थ का पॉइंट। विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप इज रिप्रेजेंटेड इन ईवी, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा जो डेल्टा Eg है वो एक एनर्जी का टर्म है, तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार इसको आप जूल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होता है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस फॉरबिडन एनर्जी गैप डिक्रीजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ना वो डिक्रीज करती है, बहुत स्लाइटली डिक्रीज करती है पर डिक्रीज करती है। इसका क्या रीजन है, तो देखो, इसका रीजन भी यहीं से समझना। जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मैंने क्या दिया होगा, एनर्जी दी होगी। एनर्जी दी है मतलब, एनर्जी देने का मतलब क्या हुआ कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को उसकी एनर्जी दे रहा हूं। सपोज करो अगर इस इलेक्ट्रॉन को मुझे 100 EV की एनर्जी देनी है तब ये जंप करेगा। मैंने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी एनर्जी इसको देनी शुरू की। मान लो मैंने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की इसको एनर्जी दे दी टेम्परेचर बढ़ाने से। अब इसको कितनी एनर्जी चाहिए, 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स।
इतनी एनर्जी देने के बाद जो ये एनर्जी लेवल का गैप था वो देख रहे हो कम हो गया है। बस यही चीज है, स्लाइटली कम हो जाता है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है तो थोड़ी सी एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी बढ़ने से जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को वो थोड़ा सा कमजोर होता है। वो थोड़ा कमजोर होता है, उस कारण से जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। ज्यादा स्लाइट चेंज नहीं आता, स्लाइट चेंज होता है। चलो, अब तक क्लियर है? अब तक किसी को कोई डाउट नहीं? आई होप बहुत इजी सी चीज है, रिलेट कर करके पढ़ना है, जो सिंगुलर एटम है और जो ग्रुप ऑफ एटम्स है। कोई डाउट किसी को अब तक में? एनर्जी बैंड थ्योरी समझ में आ गई? एनर्जी और जो हमारे बैंड गैप है ये समझ में आ गई? यस सर, क्लियर। चलो बढ़िया। दीपिका, मालिनी, आप लोग को बेटा क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। अब हम लोग सॉलिड्स को जो अब तक क्लासिफाई कर रहे होते थे, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, उसके बीच में एक और क्लासिफिकेशन लेकर के आएंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम लोग। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थ्योरी, सॉलिड्स आर कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। इस बार जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं? एनर्जी बैंड थ्योरी के बेस पर। जो मैंने आपको बताया कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, इनके बेसिस पर हम लोग एनर्जी बैंड थ्योरी को बता रहे हैं। सॉलिड्स आर कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। सॉलिड तीन तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं आपके, या तो कंडक्टर्स हैं, या तो सेमीकंडक्टर्स हैं, या तो इंसुलेटर्स हैं। ठीक है, अब देखो, पहला चीज कंडक्टर। जो हमारा पहला है वो कंडक्टर है। कंडक्टर में क्या है? जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है दोनों ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, मतलब कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ना वो जीरो है, इनफैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। दूसरी है हमारी सेमीकंडक्टर्स, इनके बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो थोड़ा सा है, और जो इंसुलेटर्स है इनके बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, बैंड गैप, वो थोड़ा ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। अब इस चीज से आपने कैसे कंक्लूड किया कि कोई सॉलिड है, कोई सेमीकंडक्टर, कोई इंसुलेटर है? तो वापस आ जाओ जो मैंने यहाँ पढ़ाया था आपको, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो ईजी एग्जिस्ट करती है उसका मतलब क्या है। अब सपोज करो ईजी गायब हो गई है। अगर मेरी बैंड गैप गायब हो गई है का मतलब क्या है? जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही लूजली अट्रैक्टेड है अपने न्यूक्लियस से, तुरंत ही न्यूक्लियस को छोड़ने के लिए तैयार है। बहुत ही ढीठ बच्चा है, तुरंत ही जाने को तैयार है, कहीं भी ले जाओ चला जाएगा तुरंत ही एक बार में। इस केस में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन आपका फ्री है। फ्री है मतलब मूव कर सकता है बहुत इजीली। इजीली मूव कर सकता है मतलब कंडक्शन कर सकता है बहुत इजीली, इसलिए इसको कहते हैं कंडक्टर्स। ठीक है। सेकेंड केस, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन का जो ये गैप है ये थोड़ा सा कम है, मतलब कि चला जाएगा पर थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा, स्लाइटली प्रेशर देना पड़ेगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करेगा पर थोड़ा सा टाइम के बाद करेगा। सेमीकंडक्टर्स कहेंगे इसको, स्लाइट कंडक्टर्स। तीसरा केस, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा हो गई है, वाइड गैप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड है। कितनी भी एनर्जी देते जाओ इसको, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ही नहीं अपने न्यूक्लियस को। मतलब कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी फ्री नहीं है मूव के लिए। जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है मूव के लिए तो वो कंडक्शन नहीं कर पाएगा, अगर कंडक्शन नहीं कर पाएगा तो उसको कहेंगे इंसुलेटर्स। ठीक है, आई होप ये चीज बहुत क्लियर है।
अगर आपको पहली 3 स्लाइड्स क्लियर होंगी तो ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ लोग इस चीज को रटते हैं, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, प्योर लॉजिकल बेस्ड है, फिजिक्स हमेशा लॉजिकल होती है, इसको रटिएगा नहीं, बिल्कुल लॉजिक से समझिएगा, इसलिए मैं पूरा लॉजिक समझा रहा हूँ इसके पीछे का। दोबारा से समझिए, दोबारा से समझिए इस चीज को। ये मेरा कंडक्शन बैंड है, ये मेरा वैलेंस बैंड है, इनके बीच का जो डिफरेंस है डेल्टा ईजी, ये मेरा गैप है। अगर इसकी वैल्यू जीरो है, जीरो वैल्यू का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली अटैच्ड है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अटैच्ड है किससे, सॉरी, अगर जीरो है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन लूजली अटैच्ड है अपने न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन्स लूजली अटैच्ड है किससे, न्यूक्लियस से। जब इलेक्ट्रॉन्स लूजली अटैच्ड है अपने न्यूक्लियस से तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कंडक्शन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो इधर उधर भागेंगे, मूव करेंगे, उससे कंडक्शन होगा। अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है पर स्मॉल वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली फ्री हैं, पार्शियली फ्री हैं, पार्शियली फ्री है मतलब सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, यहीं से बनता है हमारा सेमीकंडक्टर्स। और तीसरा केस, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स टाइटली पैक्ड हैं, एकदम टाइटली पैक्ड हैं इलेक्ट्रॉन्स, टाइटली पैक्ड है मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब कि इंसुलेटर्स। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन क्लियर है एकदम, कोई रटने की जरूरत नहीं है इसको। कैसे क्लासिफिकेशन किया ये क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में। यस सर, चलो बढ़िया। अब आते हैं जो हमने पढ़ा है उसको डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा हाँ, ये याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स पूछता है कंडक्टर्स के एग्जाम्पल में, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम एक्सेट्रा। सेमीकंडक्टर्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जो हमारा पीरियोडिक टेबल में जो मेटेलॉइड्स होते हैं ना, मेटेलॉइड्स, 7 या 8 मेटेलॉइड्स होते हैं, एक बार चेक कर लेना, पहले 7 थे अब शायद 8 मेटेलॉइड्स हो गए हैं। तो जो 7 से 8 मेटालॉइड्स होते हैं यही हमारे सेमीकंडक्टर्स को बनाते हैं। बाकी इंसुलेटर्स आपको पता है इंसुलेटर्स क्या होते हैं, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और ये गैलियम आर्सेनिक, GaAs होता है, ये होता है हमारा सेमीकंडक्टर्स में। और इंसुलेटर्स आपको पता है डायमंड, कार्बन का एक एलॉय है डायमंड, वुड जो हमारा कॉमनली यूज इंसुलेटर्स होता है हाउसेज में, जब किसी को करंट लगता है तो हम लोग लकड़ी से लेकर के उसको हटाते हैं अलग। तो ये सब इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। सेमीकंडक्टर्स के एग्जाम्पल्स फॉर श्योर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इनको याद रखिएगा, जितने भी मेटलॉइड्स हैं आपके सारे सेमीकंडक्टर्स में आते हैं। और जो कॉमनली यूज्ड है सिलिकॉन और जर्मेनियम, SI और GE, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड होते हैं। आपकी जितनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री होती है सब में यही यूज किए जाते हैं, वाइडली यूज्ड होते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर सब में यही यूज किए जाते हैं। अब आते हैं थोड़ा डिटेल्स में कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। In some solids, conduction band and valence band are overlapped, so there is no band gap between them. It means delta Eg equal to 0। जो मैंने आपको बताया, ओवरलैपिंग का केस होता है कंडक्टर्स का, बैंड गैप 0 होता है। ड्यू टू दिस अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल मतलब कि जो मैंने आपको बताया था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है तो रेसिस्टिविटी लो हो जाती है और कंडक्टिविटी हाई हो जाती है। कंडक्टिविटी हाई मतलब कंडक्शन आपका हो रहा है। सच मटेरियल्स को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब आपके, आयरन, ये सब आपके एग्जाम्पल्स है कंडक्टर्स के। आई होप ये क्लियर होगा, जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था उसी के बेस पे सब कुछ बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि इसका जो ओवरलैपिंग है वो उसका केस होता है। ये हमारा कंडक्शन बैंड है,
यहाँ से यहाँ ये हमारा वैलेंस बैंड है और ये हमारा ओवरलैपिंग का केस बन रहा है। यहाँ पे ये ओवरलैपिंग है, ये आपका कंडक्शन बैंड है यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक वैलेंस बैंड है, और इसको हम लोग नाम क्या दे देते हैं, नाम देते हैं सॉलिड्स। नेक्स्ट पार्ट, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इन सम सॉलिड्स एनर्जी गैप इज लार्ज, ईजी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। सो इन कंडक्शन बैंड देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स, कोई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। नो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज पॉसिबल हियर, एनर्जी गैप इज सो लार्ज दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी इजिली एक्साइटेड फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड बाय एन एक्सटर्नल एनर्जी। जो मैंने आपको कहा था कि जो जितना ज्यादा वाइडन गैप होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से अटैच्ड हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब अपने न्यूक्लियस से अटैच्ड हैं, उनको आप कितनी भी एक्सटर्नल एनर्जी देते रहो, वो अपने वैलेंस बैंड को छोड़ेंगे नहीं, कंडक्शन बैंड में जाएंगे नहीं। जब वो वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में जाएंगे नहीं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हुआ मतलब कि वो कंडक्शन नहीं करेंगे, कंडक्शन नहीं कर रहे हैं तो इंसुलेटर्स हुए। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। बिल्कुल भी मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई भी स्टूडेंट इस चीज को रटे। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स में से एक था, सेमीकंडक्टर्स। तो इसकी एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ, हर एक चीज के पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ। बिल्कुल भी मत रटिएगा, पूरा लॉजिकल चैप्टर है। एक एक पॉइंट को याद रखिए, ये कौन चीज कैसे वर्क कर रही है, तो याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। याद रखिएगा तो खुद ही एग्जाम में कंफ्यूज हो जाइएगा कि ओवरलैपिंग कहाँ होता था और बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा कहाँ होता था। तो लॉजिक समझ के याद करिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग? ये हमारा कंडक्शन बैंड, ये हमारा वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड। इनके बीच का जो एनर्जी गैप है, ये जो डेल्टा ईजी है, वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कह देंगे इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स। मैंने यहाँ इधर सॉलिड लिख दिया था क्या? कंडक्टर्स होंगे, ये गलती से सॉलिड्स लिख दिया है। कंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स जो बीच बीच का केस था, इन सम सॉलिड्स अ फाइनाइट बट स्मॉल बैंड एग्जिस्ट, ईजी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो आपका डेल्टा ईजी है उसकी वैल्यू कहां से कहां एग्जिस्ट करेगी? 0 से ज्यादा होगी पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी, ये कंडीशन है। ड्यू टू दिस स्मॉल बैंड गैप सम इलेक्ट्रॉन्स कैन बी थर्मली एक्साइटेड टू कंडक्शन बैंड। सारे इलेक्ट्रॉन्स को तो नहीं भेज सकते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर के चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में। इन इलेक्ट्रॉन्स, जो कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के मूव किए, इन्हीं कुछ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आता है और इसलिए इसको सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। दीज थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इन कंडक्शन बैंड एंड कैन कंडक्ट करंट। जब मूवमेंट हुई, करंट क्या होता है एक्चुअली? करंट हमारा, अगर आप लोगों को याद हो तो करंट क्या होता है? करंट हमारा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो कहीं भी अगर हम इलेक्ट्रॉन या चार्ज को मूव करा देंगे ना, तो वहां पे करंट एग्जिस्ट कर जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन चले गया तो करंट एग्जिस्ट कर गया। दियर रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी बोथ आर इन मीडियम रेंज। देखो, आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे, एक पूरा चार्ट मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, पूरा चार्ट से एक्सप्लेन करूंगा कि अलग अलग प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करती है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में। अभी के लिए ध्यान रखो कि जो कंडक्टर्स हैं हमारे, अभी के लिए ध्यान रखो कि जो कंडक्टर्स हैं उनमें क्या होती है, क्योंकि कंडक्ट कर रहे हैं तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत हाई होगी, और जो रेसिस्टिविटी है इनकी, रेसिस्टिविटी वो क्या होगी, लो होगी। रेसिस्टिविटी क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन्स को रेसिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है फ्लो के थ्रू, अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, उसको रेसिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, कंडक्टर में कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, रेसिस्टिविटी कम होगी ऑफ कोर्स। जो आपका इंसुलेटर्स होता है, इंसुलेटर्स में क्या होता है, कंडक्शन नहीं हो पाता है, तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, कंडक्टिविटी इनकी लो होगी, एंड इनकी जो रेसिस्टिविटी होगी वो हाई होगी। फिर एग्जिस्ट करता है हमारा सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है ना, और जो रेसिस्टिविटी होती है, रेसिस्टिविटी,
ये दोनों मीडियम रेंज की होती है, ना ज्यादा ना कम, मीडियम रेंज, इसलिए परफेक्टली बैलेंस्ड होते हैं, इसलिए इनका यूज किया जाता है सारे सर्किट्स में चिप्स बनाने में, ठीक है। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो कैसे क्या होगा, ये आपका कंडक्शन बैंड, ये आपका वैलेंस बैंड, इनके बीच में आपकी एग्जिस्ट करेगी डेल्टा ई जी, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी डेल्टा ई जी, और छोटी किससे होगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इनको हम लोग नाम क्या देंगे, इनको हम लोग नाम देंगे सेमी कंडक्टर्स। फटाफट इनके एग्जांपल्स देखो, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो सबसे मोस्ट यूज्ड हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। आगे जो और मेटलॉइड्स होते हैं ना, उनको कंबाइन करके भी अलग अलग चीजें बनाई जाती है, जैसे जो आपने गैस पढ़ा था, गैलियम आर्सेनाइड GaAs, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वो है, सब्सटैंशियल सेमीकंडक्टर है, 2 एलिमेंट से मिलकर के बना है, दोनों मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं यहाँ तक? किसी को कोई डाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स में? क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर, चलो बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही ज्ञान आप लोगों के लिए, इसको जाकर रिवाइज करना, जितनी लॉजिक मैंने समझाई है, अगर कहीं भी कोई लॉजिक में दिक्कत आती है, लेक्चर रिवाइज करके देखना, मैंने एक एक चीज की लॉजिक समझा रखी है। लेक्चर रिवाइज करना और अच्छे से उसको दोबारा से पढ़ना, ठीक है। कल की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे और प्रॉपर्टीज देखेंगे कि कहाँ कहाँ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स डिफरेंशिएट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पे क्या होता है, रेसिस्टिविटी घटती बढ़ती कैसे है। कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी तो हमने देख लिया है कि कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, रेसिस्टिविटी कम होती है, और सेमीकंडक्टर के केस में दोनों बराबर होते हैं। तो कल की क्लास में इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय, गुड नाइट।